के दिन जिसको सम्मान पाना या पहचान पाना कहते हैं ना, उसका बहुत सामान्य मतलब देखेंगे तो कहीं ना कहीं बाहर से ध्यान पाने की स्थिति है। अगर वो पाना भी है तो ये प्रश्न पूछने की जरूरत है कि ये सही करने और जीने के आधार पर हम इसको सुनिश्चित करेंगे, या सही करने जीने पर ध्यान नहीं होगा, सिर्फ ध्यान पाने का प्रयास करेंगे। ये सवाल बार बार अपने से पूछने की जरूरत है। अगर हम बाहर से सम्मान और पहचान पाने का काम करते हैं तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा ध्यान हमेशा बाहर रहता है, दूसरों के ऊपर ही हमारा ध्यान बना रहता है, और दूसरों से क्या मिल रहा है हमको, उसी को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते रहते हैं। उसी तरह से अगर हमको सही अर्थों में सही जीने करने का पता नहीं है तो ध्यान पाने के लिए अनेक तरह के उपाय करते रहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में देखिएगा तो हमारा मानसिक रूप से एक स्ट्रेस बना रहता है। अगर हमको इतने सारे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते रहने का प्रयास करना है तो एक स्ट्रेस, एक तनाव अपने अंदर बना ही रहता है, और ये स्थिति परतंत्रता की है क्योंकि हमारा रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है। हम खुद अपने अधिकार पर चीज़ों को नहीं तय करके किसी और के थ्रू कर रहे होते हैं, किसी और पर हमारा निर्भर रहने का काम होता है। मैं एक बार के लिए यहाँ पे रोक लेता हूँ, आगे कोई भी इस पर प्रश्न हो तो पहले उसको हम रिस्पॉन्ड कर दें, फिर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। आपने कुछ बताया था पहले, कुछ बोलने से लेके कि अगर कोई इंसान किसी को कुछ बोलता है तो वो वापस सुनिश्चित होता है, ऐसा कुछ रिलेटिव था। तो उससे मुझे एक स्टोरी याद आई और उससे एक सवाल भी था। एक साधु के पास एक वो जाता है, वो बोलता है कि कोई तो लाइफ प्रॉब्लम लेके आता है, तो वो साधु उसको एक उपाय देता है। उपाय की जगह वो बोलता है कि एक केव में जा अंदर, और फिर वहाँ पे मेडिटेट करके तुझे बार बार बोलना है कि तू भैंस है, ठीक है। तो फिर पहले तो उसको समझ में नहीं आया, बट वो उसकी चाह इतनी थी वो अपने आप को चेंज करने की, तो उसने मतलब बात मान ली और फिर वो गया। 3 दिन या 4 दिन आई थिंक उसने ना मेडिटेट किया, और मतलब आंखें बंद करके बस 4 दिन वो बोलता रहा कि मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। चौथे दिन वो जब बाहर से केव में पत्थर लगा दिया था साधु ने, तो वो बाहर नहीं निकल पाया, ठीक है। तो फिर जब चौथे दिन बाहर निकला तब वो केव का जो एंट्री थी, मतलब जो एग्जिट थी, वो छोटी थी। तो वो ऐसे अपने दिमाग में, फिर वो साधु उसको बाहर दिखा, वो गया बाहर और फिर वो जा नहीं पा रहा था क्योंकि वो अब अपने दिमाग में भैंस बन चुका था। फिर वो बहुत टेंशन में भी आ गया कि अब तो मैं भैंस हो गया हूँ, आपने ही मुझे बोला था ये करने को, उपाय तो मिला नहीं, मैं भैंस भी हो गया हूँ, बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूँ। तो फिर वो साधु उसको बताता है कि फिर उसको कुछ तो याद दिलाता है कि अपने आप को देखे एक बार। फिर वो देखता है तो उसको पता चलता है कि वो भैंस नहीं इंसान है, तो उसको रियलाइज होता है, तो फिर वो बाहर निकल पाता है। इस स्टोरी से मेरा मतलब ये था कि क्वेश्चन था कि जब हम एफर्मेशन करते हैं या फिर कोई बाहर वाला इंसान हमें कोई चीज़ जो हम नहीं हैं वो बार बार सुनिश्चित कराता है, तो क्या हम वो उस बहकावे में तो आ जाते हैं और वो मानने लगते हैं कि हम वही हैं। तो अगर हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है खुद को देखने की कि एक्चुअली हम क्या हैं, तो कैसे सुनिश्चित करें, मतलब और एक और सवाल था कि एफर्मेशंस काम करते हैं कि नहीं। समझ गया। ये जो आपने सारी कहानी सुनाई ना, इसको ऐसे कहते हैं कि अगर भैंस हूँ यही मानस में बैठ जाए ना, 2 झापर खींच के लगाओ दोनों तरफ से, पता चल जाता है आदमी है कि भैंस। तो आज की टेक्निक तो यही है कि बुला के 2 झापर लगाओ, समझ में आ जाएगा कि कौन है। पर ठीक से देखेंगे ना तो जब तक हम अपने बारे में नहीं मानते हैं, वो पूरी स्टोरी का भी मोरल देखेंगे क्या है ना,
तो जब तक हम अपने आप को वैसा नहीं मानते हैं तब तक दूसरा कोई जबरदस्ती नहीं मनवा सकता है हमको, ठीक है। वो भैंस भी चूज इसलिए किया था क्योंकि उसको पूछा गया ये कि जिंदगी में तुमको सर्वाधिक पसंद क्या है। उसने कहा मेरा ध्यान परमात्मा, ईश्वर और बाकी चीज़ों जो भी होती हैं उस पर नहीं लगता। उसने कहा किसकी याद आती है, तो कहा भैंस पालता हूँ उसी की आती है। तो कहा उसी का ध्यान कर ले। वो स्टोरी वहाँ से शुरू होती है कि क्यों भैंस को चूज किया। उसने कहा कि हम भैंस ही पालते हैं और मुझे सिर्फ उसी से ध्यान आता है, उसी से हमको लगाव है, बाकी किसी चीज़ से लगाव नहीं है। तो आदमी को जिससे लगाव होता है ना उस पर ध्यान वो कर पाता है। जिसका ध्यान आप लगातार करते हैं आपका स्वरूप वो होने लगता है। इसीलिए अगर स्नेह और प्रेम के भाव की साधना हम करते हैं ना तो धीरे धीरे हमारे स्वरूप में स्नेह का प्रवेश हो जाता है और हमारा अंतःकरण वैसा ही बन जाता है, हम खुद वैसे हो जाते हैं। इसमें अच्छी बात यही है कि दूसरा कोई बाहर से हमको इन्फ्लुएंस कितना भी करे, अगर हम उस प्रभाव को ग्रहण नहीं करते हैं तो हम वैसे नहीं हो सकते। तो बाहर जो कुछ भी कोई कुछ कहता है उसको फिल्टर आउट करके सुनने की टेक्निक को हम जितना ठीक कर पाएंगे, जिस पर हम पिछले 5-6 दिनों से रोज बात कर रहे, वो फिल्टर आउट करके सुनने की टेक्निक को हम जितना यूज कर पाएंगे उतना आसान होता है अपने लिए अपनी स्वाभाविक स्थिति में होना। ऐसे ही जितना हम अपने सेल्फ इवेल्युएशन के काम को और सेल्फ ऑब्जर्वेशन के काम को, सेल्फ एक्सप्लोरेशन के काम को सटीकता से करते रहते हैं, प्रिसाइजनेस से करते रहते हैं, उतना दूसरे का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर कम होता चला जाता है। जैसे अगर आपको दिखाई दे रहा है कि इस कमरे में 130 लोग हैं, कोई कितना भी आपको कहे कि नहीं 200 लोग हैं, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो एक बार अगर दिखाई देना शुरू हो जाता है ना कि मैं ऐसा ही हूँ, मानव ऐसा ही है, मेरी मूल प्रवृत्ति ऐसी ही है, मेरे जीने का स्वरूप यही है, फिर कितना भी कोई अदरवाइज कहे हमको क्या फ़र्क पड़ेगा उससे। ये हम सीधा सीधा जब तक नहीं देखते हैं चीज़ों को तब तक दूसरे के कहने से हमको शंका होने लगती है कि हाँ यार हो भी सकता है, ठीक, हो भी सकता है। लेकिन जब हम सीधा देख लेते हैं सामने कि इतने ही लोग हैं और मैं देख पा रहा हूँ उसको, अब पूरा संसार भी खड़ा होकर अगर हमको कहेगा कि इस वर्कशॉप में 200 लोग थे, मैं मानूंगा? कैसे मानूंगा? ये अपनी क्लैरिटी एक बार चीज़ों के बारे में ठीक ठीक हो जाती है ना तो दूसरों के प्रभाव से हम मुक्त हो पाते हैं। वो क्लैरिटी नहीं होती है तो ये प्रभाव बहुत असर करता है। रही बात ऑटो सजेशन की, तो देखिए ऑटो सजेशन वो टेक्निक है जहां हम खुद को ही कुछ सजेशन देने का काम कर रहे होते हैं। हाँ, पीछे उन्होंने ऑटो सजेशन से उसको यूज़ किया था। ये एफर्मेशन या ऑटो सजेशन, इस सारी टेक्निक्स को आप देखेंगे ना तो बेसिकली बार बार किसी पॉजिटिव पर ध्यान को लाने की टेक्निक्स हैं। इनफैक्ट यहाँ जो बात हम लोग कह रहे हैं ना वो उससे थोड़ी ज़्यादा गहरी बात है। यहाँ ये बात कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंशियल रियलिटी क्या है उसको समझा जाए और उस पर जितना हम अपने ध्यान को बना के रखते हैं उतना हमारा फीलिंग, थॉट, बिहेवियर ये सब ठीक रहता है। तो एग्जिस्टेंशियल रियलिटी के रूप में अगर हमको मानव, मैं और शरीर, सेल्फ और बॉडी, इन दोनों के कोएग्जिस्टेंस के रूप में समझ में आता है। सेल्फ की नीड के रूप में हम ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, इन ग्रेटिट्यूड, इन फीलिंग्स को हम पहचान पाते हैं और हमको दिखता है कि ये फीलिंग इंश्योर करने का तरीका अपने में राइट अंडरस्टैंडिंग को इंश्योर करना है। उसी से, सही समझ से ही ये सही भाव हो सकता है और उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सही समझ जो सेल्फ में होता है उसी से सेल्फ की नीड पूरी होती है, सुविधा से बॉडी की नीड पूरी होती है। इस डिफरेंस को हम जितना जितना समझते हैं उतना उतना सेल्फ में सही समझ की आवश्यकता हमारी बनती है और वो सही समझने का काम है जो बेसिकली हमको यहाँ ठीक होने की प्रेरणा देता है। ठीक होने और ठीक जीने का जो बेसिस है यहाँ पर वो तो एप्रोप्रिएट या राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस है, इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग।
वो बेसिस है यहाँ पर। बट एफर्मेशन की टेक्निक भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिक्कत उसमें इतनी होती है कि अगर उसको सही समझ का आधार नहीं देंगे, ठीक है, तो उसका सार्थकता के अर्थ में प्रयोग करेंगे या निरर्थकता के अर्थ में, ये तय नहीं हो पाएगा। उसका एप्रोप्रिएट यूज करेंगे या इनएप्रोप्रिएट यूज करेंगे, ये तय नहीं हो सकता है, ये तय नहीं हो सकता। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही? क्या कहें? बट ठीक है, ये ज़्यादा कठिन हिंदी वैसे भी है, मुझे लगता है इसको अभी हम छोड़ देते हैं या कर ही देता हूँ थोड़ा। सामाजिक भागीदारी को देखेंगे ना, तो इसके संदर्भ में हम कल सुबह बात करेंगे, जब हम हार्मनी इन दी सोसाइटी पर बात करेंगे, ठीक है, तब इसको हम डिटेल करेंगे। अभी के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अल्टीमेटली हम सबका समाज में रहना होता ही है, सोसाइटी में रहना होता ही है, और सोसाइटी को अगर ठीक चलना है, चाहे एजुकेशन का काम हो, हेल्थ का काम हो, प्रोडक्शन का काम हो, एक्सचेंज का काम हो, न्याय की बात हो, ये सभी सिस्टम के ठीक चलने के लिए कहीं ना कहीं हमारी आपकी भागीदारी करने की ज़रूरत है। हम आप कोई ना कोई भागीदारी करेंगे तभी सोसाइटी का सिस्टम ठीक चलेगा, नहीं तो कैसे चलेगा। तो सोसाइटी में हम अपने मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन को कैसे इंश्योर कर सकते हैं और किस डायमेंशन में इंश्योर करें, इस पर हम कल बात करेंगे। कल हम हार्मनी इन दी सोसाइटी पर थोड़ी बात करेंगे, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम इसको बात करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि चूंकि हम समाज के एक हिस्से हैं, इसलिए सोसाइटी में मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, हमारी एक जिम्मेदारी में आता है। आप अपने लिए ही पूछ करके देख लीजिए, जो मैं पिछले सेशन में ही पूछ रहा था, परिवार और समाज इन दोनों के लिए हम एसेट होना चाहते हैं कि लाइबिलिटी होना चाहते हैं, हमको सहज रूप में क्या स्वीकार होता है? व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू अस, टू बी एन एसेट फॉर द सोसाइटी और टू बी अ लाइबिलिटी फॉर द सोसाइटी? उत्तर बहुत साफ है, जो आप दे चुके हैं और देख चुके हैं, तो मैं उसको बहुत एक्सपेंड नहीं करता हूँ अभी। माइक। हाँ, अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम करती है समाज के लिए जितने भी हैं, तो उसके बाद भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह बनती है क्या? गवर्नमेंट बहुत अच्छे से भी काम कर दे, ठीक है, तो भी ये दिखाई देता है कि हम समाज में एक दूसरे के साथ जीते हुए कुछ न कुछ पार्टिसिपेशन करते ही है। गवर्नमेंट अगर सभी कामों को भी ले ले, ठीक, तो भी दो बात समझने की ज़रूरत है। एक ये कि एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, इसका मतलब ये सब गवर्नमेंट देखेगी, प्राइवेट का कोई जगह नहीं रह जाएगा जो आप कह रहे हैं उसमें, ठीक। तो वहाँ भी कोई ना कोई लोग ही हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जैसे चाइना का सिस्टम है। वही मैं किसी दूसरी कंट्री के सिस्टम को एक बार साइड करके बात करता हूँ कि ये होगा वहाँ पर कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर गवर्नमेंट की होगी तो भी वहाँ कोई ना कोई आदमी भागीदारी कर रहा है, इसको पकड़ना ज़रूरी है, नंबर एक। नंबर दो, ये समझ में आता है कि सारी चीज़ें गवर्नमेंट को दे देने के बाद भी हम साथ मिल करके कोई पर्व त्यौहार फेस्टिवल्स भी मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? मनाएंगे नहीं। वहाँ हमारे साथ जीने का स्वरूप क्या होगा? वहाँ हमारे साथ जीने का स्वरूप क्या होगा? ठीक है, तो जितने भी सोशल फंक्शंस होते हैं, सोशल गैदरिंग्स होंगी, वहाँ हमारे साथ जीने का स्वरूप क्या होगा? कम से कम उतनी भाग के लिए तो सामाजिक जिम्मेदारी की ज़रूरत दिखाई देती है। बढ़िया। सॉरी, पर इस पर हम कल बात करेंगे ठीक से। व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर
रॉबिनहुड फार्मूले पर आपका क्या मत है? मैं पहले ये तो प्लेस कर दूं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है हमारे लिए, उसको कल करता हूँ, फिर इस पर आऊँगा। लेकिन मैं एक ही बात, अगर आपने पूछा है तो बस एक बात कह के उसको क्लोज करूँगा, वो उसको डिस्कशन पे ले जाना हो तो कल। आज के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि समाज और व्यवस्थाएं जब ठीक नहीं चल रही हों तब इस तरह के मुद्दे की बात होती है। समाज और व्यवस्था ठीक चल रहा हो तो किसी रॉबिनहुड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने बचपन में जितनी रॉबिनहुड की कहानियाँ पढ़ी, उसका नोशन हमको तो यही गया कि समाज जब ठीक नहीं चल रहा हो, एक्सप्लॉयटेशन के सिस्टम चल रहे हों, तो हम किसी गलत तरीके से भी न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। इसी को कह रहे हैं आप या किसी और चीज़ को कह रहे हैं? ठीक समझे ना? तो उस पर बात ही तभी शुरू होती है जब समाज ठीक नहीं हो। ठीक, हमसे पूछेंगे तो ये बात अपने को पलट के देखने की ज़रूरत है कि समाज ठीक नहीं है तो दो उपाय। एक उपाय है कि उसको ठीक रास्ते से ठीक कर लिया जाए, एक उपाय है कि गलत रास्ते से चल के उसको ठीक करने का प्रयास किया जाए। पूरे इस व्यू के साथ हम ये देख पाते हैं, मतलब कम से कम हमको तो ये लगता है कि ठीक रास्ता ही जब सामने खुला हुआ है तो दूसरे रास्ते में क्यों सिर मारने जाएं। अगर हमको एक ठीक रास्ता ही दिखाई दे रहा है जिसको समाज इलीगल नहीं मानता है और जो संविधान में भी इलीगल नहीं है, अगर वैसा एक सीधा रास्ता हमको दिखता है समाज को ठीक होने और ठीक करने का, लोगों को न्याय उपलब्ध कराने का, तो हम क्यों उस मेथड में जाएं जिसको रॉबिनहुड मेथड कहते? जी देखिए, लगता है कि ड्यूरेशन ज़्यादा है, ठीक से देखेंगे ना तो ये समझ में आता है कि उस रास्ते से कोई बदलाव ही नहीं होता है। उस रास्ते से कोई बदलाव ही नहीं होता है। ये ज़बरदस्ती से जो किसी से कुछ कराना है ना, वो आदमी को घाव ज़्यादा देता है, मलहम कम लगाता है। घाव ज़्यादा देता है, मलहम कम लगाता है। देखना चाहिए उसको प्रयोग करके होता है ऐसा कि नहीं होता है। घाव और मलहम जानते हो? बढ़िया, उर्दू आती है तुमको फिर तो। नहीं, गजब गजब आपकी हाजिरी जवाबी और जो क्लैरिटी है आपकी, बहुत बढ़िया। मतलब सवाल भी अच्छे आ रहे हैं और उसमें बिना ज़्यादा समय लगाए सोचने में जिस तरह से आप जवाब देते हो ना एकदम, तो लगता है पूरा आप देख पा रहे हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं समाज की तो समाज के क्या आयाम हैं, वो कैसे चलेंगे, अभी कैसे चल रहे हैं, कहाँ फसावट है, आगे कैसे ठीक होगा। बहुत बढ़िया। बढ़िया। हम एक टॉपिक और थोड़ा मेंटल पीस के ऊपर बात कर देना चाहते हैं, मानसिक प्रसन्नता के ऊपर, कि अगर अपने में आराम की स्थिति पानी हो, तनाव और दबाव से मुक्त रहना हो, तो क्या चीज़ें प्रधानता से ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये सारे वो मुद्दे हैं जो हम अलग अलग तरह से बात कर चुके हैं पिछले 5-6 दिनों में। यहाँ पर तो सिर्फ एक जगह ध्यान दिला दे रहे हैं कि इन बिंदुओं पे अगर अपनी क्लैरिटी नहीं होगी तो जाने अनजाने हमारे अंदर एक तनाव की स्थिति, अशांति की स्थिति बनने की संभावना है या बन ही सकता है। तो अपने मेंटल पीस की, मानसिक प्रसन्नता की दृष्टि से ये दिखाई देता है कि एक ज़रूरत है जिस पर पहले बहुत बात किया है, तुलना की मानसिकता से मुक्त होना। कंपैरिजन के माइंडसेट से अगर हम रहते हैं और दूसरों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ने की जो हम एक होड़ में जी रहे होते हैं, उसमें लगातार ही हमारे ऊपर दबाव बना ही रहता है। उसको बहुत डिटेल करके पीछे हम लोगों ने देखा था कि सुविधा की आवश्यकता की पहचान करनी मुश्किल हो जाती है, ठीक, मुश्किल हो जाती है। ये देखा था कि हम सारा मेहनत करें और कोई उसको अप्रिशिएट नहीं करे तो भी तकलीफ़ होती है। ये देखा था कि हम सारी मेहनत से बहुत एक्सक्लूसिव होने की कोशिश करते हैं और अगला उससे ज़्यादा बेहतर हो जाता है तो हमारे अंदर रिस्पेक्ट पैदा करने के बदले जेलसी पैदा करता है। इस सब पर बहुत डिटेल बात हो चुकी है।
लास्टली ये बात कही थी कि अगर उस कंपैरेटिव माइंडसेट से हम जीते हैं तो अपने से अधिक को देखने से हमको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है और अपने से कम को देखने से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। ये दोनों ही स्टेट नॉर्मल स्टेट नहीं है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने से हम अपने को नालायक महसूस करते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने से हम दूसरे को नालायक महसूस करते हैं। तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने पर दूसरा हमको अपने लायक जीने लायक दिखाई नहीं देता अपने साथ, और जब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होते हैं तो अगला हमको अपने जीने लायक नहीं मानता अपने साथ। अगर इसी माइंडसेट से जी रहे हैं तो जो हमसे अधिक है वो हमको अपने साथ जीने लायक नहीं मानता, और जो हमसे कम दिखाई देता है उसको हम अपने साथ जीने लायक नहीं मानते, तो जिएंगे किसके साथ? और ये तुलना इतनी गहरी हो गई है कि भाई भाई के बीच, भाई बहन के बीच, मित्रों के बीच लगातार चलती रहती है, लगातार जाने अनजाने चलती रहती है। जो दूसरा लिखा है वो ये कि अपने गोल और प्रोग्राम की क्लैरिटी होना भी ज़रूरी है, नहीं तो हम एक कंफ्यूज से स्टेट में रहते हैं। हमको ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे करना है, अगर उसकी क्लैरिटी नहीं हो तो वो अपने अंदर एक तनाव को, एक परेशानी को पैदा करता है। तो अपने गोल और प्रोग्राम की क्लैरिटी होना ये भी ज़रूरी दिखाई देता है अपने मन के प्रसन्न बने रहने के लिए, कि नहीं? कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गई हो तुम आजकल, क्या बात है? सही बात है, टिकट 3 बजे नहीं होगा और ब्रेक के लिए बहुत समय है। तुम्हारे बगल वाले कह रहे हैं कि तुमको क्लास में भी रील देखने की आदत हो गई है आजकल। तो अपने गोल और प्रोग्राम इन दोनों की अगर ठीक ठीक क्लैरिटी नहीं होती है तो वो भी हमारे अंदर तनाव का एक कारण बनता है। ऐसे ही देखेंगे कि एक परिवार के रूप में जीते हुए हमको जो सुविधाओं की आवश्यकता है, जो हमारी फिजिकल नीड्स है, अगर उसका हमने आइडेंटिफिकेशन नहीं किया है और उसको पूरा करने के लिए कोई निश्चित व्यवसाय नहीं है हमारे पास, उसको हमने आइडेंटिफाई नहीं किया है, इंश्योर नहीं किया है, तो वो भी एक जगह है जो हमारे अंदर तनाव पैदा करता है। इसके संदर्भ में हम कैरियर में भी थोड़ा और विस्तार से बात करेंगे, पर आज के सारे कैरियर का मुख्य मतलब तो यही है कि हमारी जो फिजिकल नीड्स है उसको पूरा करने का कोई अप्रोप्रिएट तरीका हो जाए, और अगर वो नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक दबाव की, तनाव की स्थिति बनी रहती है। तो हम यहाँ पर दबाव या तनाव को मैनेज करने की बात नहीं कर रहे हैं कि इस लिमिट तक उसको बना के रखें और कैसे उसमें संतुलन ढूंढते रहें। हम तो ये बात कह रहे हैं कि दबाव और तनाव हो ही नहीं, उसके लिए क्या करें। तो यहाँ हम दबाव और तनाव के पैदा होने पर उसको मैनेज करने की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि ये दबाव और तनाव हो ही नहीं, उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए ये ऊपर से 3 बातें कही। चौथी बात ये दिखाई देती है कि रिलेशनशिप्स में अगर हमारा म्यूचुअल हैप्पीनेस के साथ, तृप्ति के साथ जीना नहीं होता है तो वो भी हमारे अंदर तनाव का एक कारण बनता है, हमारे घुटन का, हमारी पीड़ा का कारण बनता है। हम लोग हर शिविर के शुरू में इस बात को पूछते हैं कि अपनी ज़िंदगी के दुखों को पलट करके देखना शुरू करिए। कितने दुख ऐसे हैं जो सुविधा के अभाव के कारण हैं, और कितने दुख ऐसे हैं जो संबंध में भावों का ठीक ठीक निर्वाह नहीं होने के कारण या व्यवहार ठीक नहीं होने के कारण। अपनी ज़िंदगी के क्षणों को पलट के देखा जाए कि कितनी बार हम दुखी हुए इस बात के लिए कि खाना नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला, रहने को घर नहीं मिला, और कितनी बार हमारी ज़िंदगी का दुख इस बात का है कि अगले ने हमारे से अपमान कर दिया, अगले ने हमारा विरोध कर दिया, अगले ने हमारे से ठीक से बात नहीं की, अगले ने हमारे से ईर्ष्या किया, अगले ने हमारे से नफरत किया। तो ये दिखाई देता है कि संबंधों में तृप्ति का नहीं होना हमारे दुखों का एक बड़ा कारण है। जो सवाल हम शुरू में भी पूछ रहे थे ना, आपने 1 महीना पहले इस दिन क्या खाना खाया होगा, आपको याद नहीं होगा।
आपने 1 महीना पहले इस दिन कपड़े क्या पहने होंगे आपको याद नहीं होगा, लेकिन साल भर पहले भी अगर आपको किसी ने नीचा दिखाया हो, किसी ने आपको विरोध किया हो, किसी ने आपको नालायक सिद्ध करने की कोशिश की हो और उससे अगर दुखी हुए हों, तो साल भर बाद भी वैसे ही याद रहता है। और वो आदमी सामने से गुजर भर जाए, बात करें चाहे नहीं करें, वो सारी बात हमारे अंदर उठनी शुरू हो जाती। तो ये दिखना जरूरी है कि संबंधों में तृप्ति का अभाव हमारे दुख और पीड़ा का एक बड़ा कारण बनता है। तो अपने मानसिक प्रसन्नता के लिए संबंधों में तृप्ति को इंश्योर करना भी एक मूलभूत आवश्यकता दिखाई देती है। तो 4 बात अभी तक हमने करी है। कंपैरिजन के माइंडसेट से फ्री होना, अपने लक्ष्य, अपने गोल, पर्पस और प्रोग्राम की क्लैरिटी होना, अपनी फिजिकल नीड्स को पहचान करके उसको इंश्योर करने का उपाय होना, प्रोग्राम होना, और अपने रिलेशनशिप में म्यूचुअल हैप्पीनेस के साथ जी पाना। प्लीज कंटिन्यू। भैया जैसे आपने बोला कि 1 महीने पहले आपने अगर कुछ खाया आपको याद नहीं होगा, पर 1 महीने पहले अगर किसी ने हमसे नॉर्मल व्यवहार किया है, मतलब बेसिक इज्जत से बात करी, कुछ बुरा नहीं किया, तो वो भी हमें याद नहीं होता। पर अगर किसी ने हमें बहुत ही बुरा खाना खिलाया है, तो वो कहीं ना कहीं एक स्टोरी बन के हमें याद रहता है, और बुरा व्यवहार किया तो हमें याद रहता ही रहता है। ठीक कह रहे हैं। इस बात को पलट के देखना चाहिए, और कि सुबह नाश्ता नहीं मिला हो, दोपहर को खाना मिल जाता है, तो कितने दिन तक सुबह नाश्ता नहीं मिलने का दुख रहता है, देखना चाहिए पलट के। कि मान लीजिए सुबह नाश्ता नहीं मिला, दोपहर में खाना मिल गया, कितने दिन तक ये सुबह नाश्ता नहीं मिलने का दुख और पीड़ा हमको रहता है, उसको देखना चाहिए, ऑब्जर्व करके देखना चाहिए। और एक बात आपने और बोली थी कि कोई आपके बारे में कुछ बात करता है तो उसमें से आप वो अपने को नीड और उसकी फीलिंग को सुनना, उसे वेरीफाई करके सुनना है। पर जैसे जो रूमर्स होती है, ठीक है, कोई आपके बारे, आप ही के पहले दोस्त आपके बारे में कुछ अब बुरा बोलते हैं, आपकी प्रेजेंस में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बट आपकी एब्सेंस में लोग बोल रहे हैं, और उसमें से मैं क्या फीलिंग और क्या नीड को समझूंगी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इस पर अभी बात कर दूं या अलग से बात करूं, क्योंकि हमारे टॉपिक का फ्लो थोड़ा डिफरेंट है, तो पर अगर उस पर बात करनी हो तो की जा सकती, लेकिन मैं थोड़ा सा टॉपिक पूरा कर देता हूँ, फिर इस पर आ जाता हूँ कि क्या उनका फीलिंग है और क्या उनका नीड है। ये जो अपने संबंधों में तृप्ति पूर्वक जी पाने की बात है ना, अगर इसको हम प्रॉपरली इंश्योर नहीं कर पाते तो वो हमारी मानसिक पीड़ा का, दुखों का कारण बनता है। अगली बात यह है कि किसी मीनिंगफुल एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन, फैमिली और सोसाइटी के लेवल पर मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन भी हमको फुलफिलमेंट देता है। अपने उपयोगिता को हम अगर इंश्योर कर पाते हैं, अपने मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन को अगर हम इंश्योर कर पाते हैं फैमिली या सोसाइटी के लेवल पर, तो वो भी हमको अपने में एक सेटिस्फैक्शन देता है, संतुष्टि देता है, एक तृप्ति देता है। ठीक, हमको अपनी सार्थकता का एहसास होता है। ऐसे ही देखिएगा तो मानसिक प्रसन्नता के लिए सदुपयोग प्रवृत्ति होने की ज़रूरत है, न कि भोग प्रवृत्ति। राइट यूटिलाइजेशन, सुविधाओं के संदर्भ में राइट यूटिलाइजेशन की जितनी हमारी टेंडेंसी होती है उतना हमारा मानसिक शांति रहता है। जितना हम उसमें भोग में जाते हैं, इंडल्जेंस में जाते हैं, उतना कहीं ना कहीं अपने अंदर एक तनाव और दबाव की स्थिति बनती है, क्योंकि अल्टीमेटली हम इन सेंसेशंस के मालिक नहीं होकर के उनके गुलाम हो जाते हैं, उनके स्लेव्स हो जाते हैं। फिर वो सेंसेशंस हमको ड्राइव करने लगते हैं और हम उसके पीछे अपने को घिसटता हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि वो सेंसेशन में ही फेवरेट को ढूंढना हमारा एक तरह का गोल बन जाता है, और वही हमारे प्रोग्राम्स को ड्राइव करता है। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें इंश्योर हो जाती हैं। ये जो नीचे लास्ट लाइन लिखी हुई है, स्वयं या मानव जो भी कहिए, परिवार, समाज और प्रकृति तथा अस्तित्व की व्यवस्था की समझ होने से
तथा उस हारमनी में जीने की योग्यता होने से ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। जितनी भी ऊपर निगेटिव बातें लिखी हैं या पॉजिटिव लिखा हुआ है, निगेटिव से मुक्ति मिल जाती है, पॉजिटिव का एश्योरेंस हो जाता है। अगर हमने ठीक ठीक मानव की व्यवस्था को समझा है, मानव में हारमनी का स्वरूप क्या है, फैमिली में, सोसाइटी में, नेचर और एग्जिस्टेंस में हारमनी का स्वरूप क्या है, अगर उसको हमने ठीक ठीक समझा है तो ऊपर जितनी बातें मानसिक प्रसन्नता के संदर्भ में कही गई हैं वो सब का इंश्योर होना गारंटी हो जाता है। और इसी क्लैरिटी, ये जो मानव, परिवार, समाज, प्रकृति, अस्तित्व की व्यवस्था की समझ होना है ना, इसी का नाम समाधान है, समझदारी है, रिजोल्यूशन है। नहीं तो हम समस्या में हैं, कन्फ्यूजन में। इसमें से जिस लेवल पर भी हम ठीक ठीक चीज़ों को समझने का काम नहीं करते हैं, वहीं पर कन्फ्यूजन बना रहता है, वहीं पर समस्या बनी रहती है। और इन चारों जगहों पर अगर हमने हारमनी को ठीक ठीक समझने का काम कर लिया है तो वही समाधान में होने का मतलब है, वही रिजोल्यूशन में होने का मतलब है, और वही हमारे सुखी होने का प्रोग्राम है जिसको हमने सबसे शुरू में पहचाना था। स्टार्ट जब हमने किया था तो गोल को जब हमने कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी के रूप में पहचाना था, सुख और समृद्धि की निरंतरता के रूप में हमने अपने गोल को पहचाना था, तो प्रोग्राम में इसी बात को पहचाना था कि अगर हारमनी में जीना ही हैप्पीनेस है, व्यवस्था में जीना ही हैप्पीनेस है, तो सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी और नेचर तथा एग्जिस्टेंस इस लेवल पर हमारा जीना होता ही रहता है। तो इन सभी जगहों पर हारमनी को इंश्योर करना ही हमारे तृप्तिपूर्वक जीने का उपाय है। बढ़िया, इस पर कोई बात हो तो बताइए पहले उसको। जी, ये हाँ, माइक ये कुछ त्योहार परंपराएं ऐसे उसकी बात कर रहे हैं? त्योहार परंपराओं की भी बात है, और जो भी समाज के मीनिंगफुल प्रोग्राम्स हैं, सोसाइटी के किसी मीनिंगफुल एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन, जैसे ये शिविर भी देखिएगा तो उसी तरह का एक प्रोग्राम है। तो सोसाइटी के किसी मीनिंगफुल एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन से भी हमको अपने में एक संतुष्टि मिलती। लोगों ने शादियां नहीं, उस अर्थ में तो हम नहीं लिखे इसको। आशय यहाँ पर यह है कि सोसाइटी में अगर हम कुछ मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक है, पेड़ लगाना भी कर सकते बिना रिटर्न की अपेक्षा किए हुए, तो वो हमको सेटिस्फेक्शन देता है। लोगों ने इस पर बहुत रिसर्च किया है कि बिना रिटर्न को एक्सपेक्ट किए सिर्फ देने की मानसिकता से अगर कुछ काम करते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है अपने मन के ऊपर, अपने सेल्फ के ऊपर। मन का मतलब सेल्फ के लिए मैं उसको कह रहा हूँ। काफ़ी रिसर्च किया है लोगों ने, और अपने लिए भी पलट के देख सकते हैं कि किसी जगह पर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन हम अपना कर पाते तो हमको सेटिस्फेक्शन देता कि नहीं देता। वो दीदी उस दिन उदाहरण दे रही थी कि भाई कोई गिर गया, चोट लग गई, उसको उठा करके हमको अच्छा लगता कि नहीं लगता। कोई गिर गया, डर गया, तो उसको उठा करके भी हमको तृप्ति होती कि नहीं होती, अच्छा लगता कि नहीं लगता। वो हम बिना किसी रिटर्न के दूसरे को सहयोग करने की दृष्टि से कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली समाज ठीक हो जाए, नेचर ठीक हो जाए, उस दृष्टि से जो हम पार्टिसिपेशन करने का काम करते हैं, वो पार्टिसिपेशन हमको एक लेवल का सेटिस्फेक्शन देता है जो अपने मेंटल पीस के लिए ज़रूरी है। हम अपने वैल्यूज़ को, अपने पार्टिसिपेशन को जितना इंश्योर करते हैं उतना हमको अपने अंदर तृप्ति का एहसास होता है। ये कह रहा हूँ। नहीं, मैं तो जैसे अपने जीवन विद्या यात्रा को अगर देखूं और उसके अलावा पूरा 59 ईयर्स की यात्रा को देखूं, तो मैं तो जिंदगी का सार एक शब्द में समझ पाया कि देना। दिए बिना कुछ मिलता नहीं जिंदगी में। प्रकृति का डिजाइन भी यही है। पेड़ को हम क्या देते हैं? कुछ भी नहीं देते हैं। मैं अभी छोटे से प्लॉट में प्रयोग करना चालू किया पहले भिलवाड़ा में, कोरोना काल से,
वो आदित्य और ये अनिरुद्ध की प्रेरणा से, तो मैंने कहा चलो चालू करते हैं खेती, जब संबंध समझ रहे हैं सभी अवस्थाओं से तो करें। तो मैंने देखा हम कुछ दे ही नहीं रहे उसमें। जिस मिट्टी में पहले हाथ लगता था, हाथ धोते थे साबुन से, यार हाथ दो गंदे हो गए हाथ। अब तो उस मिट्टी में तो आम भी है, एक आम का पेड़ लगाया गया, वो उसमें आम आ गए, दिया कुछ ही नहीं उसको हमने, अनार आ गया, अमरूद आ गया, सीताफल आ गया। तो मुझे लगा यार कि जिस मिट्टी में पहले तो हमको लगता है हाथ गंदा हो रहा है, उसमें सब कुछ वो इन आंखों से नहीं दिखे है, उसके अंदर माइक्रोफॉर्म में जो बाद में फिर वो बड़ा होकर वैसा हो जाता है। तो वैसे ही देने के बिना कुछ मिलता नहीं, और देने के बाद जो सुकून मिलता है उसकी कोई, वो अतुलनीय है, इनकम्पेरेबल। तो आज आप सुबह भी ये बता रहे थे कि देना ही है, भाव, उसके बाद विचार, सही विचार, उसके बाद सही व्यवहार, उसके बाद सही सेवा, फिर कुछ सुविधा, तो देंगे तो मिलेगा। अभी दुनिया का डिजाइन जो है वो प्रकृति के विपरीत चला गया। प्रकृति भी दे ही रही है, पेड़ भी दे रहे हैं, जानवर भी दे रहे हैं, हमसे ले क्या रहे हैं? कुछ नहीं ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं। मैं तो देखा घास फूस खाते हैं और दूध दे देते हैं, गाय देती है। घर में भी खरगोश रखा हो तो खरगोश क्या है, घास वास खाता है और बढ़िया प्यार दे रहा है। तो मैंने देखा कि प्रकृति को देखें तो डिजाइन भी, मतलब मैं उतना अच्छा अभिव्यक्त तो नहीं कर पाता हूँ जैसा आप कर लेते हैं कम शब्दों में, मुझे तो लंबा बोलना पड़ जाता है कि प्रकृति का मतलब ही देना है। तो अगर हम प्रकृति को समझ गए तो देना शुरू कर देंगे, देना शुरू कर देंगे तो मिलना शुरू हो जाएगा, वरना इकट्ठा करते रहेंगे मिलेगा नहीं। तो वो इसको मतलब मैं तो झूम रहा हूँ कि वास्तव में क्या ज्ञान है, कितना लॉजिकल है, कितना इसको किसी भी एंगल से चेक कर लो आप, बिल्कुल कन्विंसिंग है यार, यही है। तो आदमी ने भी कमाल किया, मतलब आदर नागराज जी ने और पहले के महापुरुषों ने ध्यान से या जैसे भी साधना विधि से, जैसे भी इतना गहराई में गए, इतना गहराई में गए, पूरे ब्रह्मांड को समझ के उसमें मानव का रोल क्या है, और उसको आप कैसे भी चेक कर लो, बिल्कुल आप जैसे 2 और 2 4 ही होता है, 4.5 नहीं होता है, वैसे आप पाओगे कि सारे आपने जितने बताए ना, चाहे प्रसन्नता के नियम बताए हों आपने, इसके पहले आपने अगर समझदार मानव है तो उसको अगर मूल्यांकन करना है तो मूल्यांकन के आधार बताए हो, तो वो सब घूम फिर के बात तो एक ही है, पर वो इतना लॉजिकल है, इतना आपस में इंटरलिंक्ड है और सब कुछ समझ में आता है, सीक्वेंशियल है सब कुछ। तो अगर क्रम से नियम को समझ लिया, प्रकृति के क्रम से चलते रहे, तो ही जिंदगी में, मैं तो अनुभव के पहले ही मुझे तो बड़ा पूर्णता का एहसास है। आप पता नहीं मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं थोड़ा ज्यादा अधिमूल्यन कर रहा हूँ अपना, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि यार अभी तो मैंने कुछ किया नहीं, उसमें इतना मजा आ रहा है। तो आपके जैसे स्थिति पहुंच जाऊं कि आपके पास कुछ ही नहीं है, एक बैग है बस, और कुछ है ही नहीं, न कोई जमीन का टुकड़ा है, न कोई शेर 1 रुपए का है, न कोई सोना है, न कोई डायमंड है, न कोई ठिकाना है, कुछ भी नहीं है। इनसे पूछा कि 2-4 दिन में देख रहे लोग पूछते आप कहाँ रहते हैं, तो बताने की जगह ही नहीं है। जन्म बिहार में हुआ है, अभी कभी कानपुर जाते हैं, बाकी घूमते रहते हैं, कुछ है ही नहीं। उसके बाद भी इतना सुकून है, और यहाँ सब कुछ होते हुए भी लग रहा है यार कि अभी मजा ही नहीं आ रहा है यार, कुछ छूट रहा है। बढ़िया। तो अब हम लौट आते हैं इस पर। ये जितना नेचर को अगर सामान्य रूप से देखेंगे ना, तो ये समझ में आता है कि मैं अगर आपको देने की प्रवृत्ति रखता हूँ, आप हमको देने की प्रवृत्ति रखते हैं, बिना मांगे दोनों को मिल जाता है। ठीक, देने की प्रवृत्ति न मेरी हो न आपकी हो, मांगे दोनों कितना भी, मिलना कुछ भी नहीं है। वो पुराने समय की एक कहानी है, और कहानी को कहानी की तरह ही लीजिएगा, डोंट बी टू सीरियस अबाउट इट। वो कहते हैं कि एक बार देवता और दानव, राक्षस जो है, दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और कहे कि भगवान हम दोनों आप ही की संतान हैं, लेकिन आप देवताओं के साथ इतना मतलब फेवर करते हैं आप देवताओं का, और हम राक्षसों का फेवर नहीं करते हैं, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं तो करता नहीं हूँ, तुमको देखना पड़ेगा कि क्या समस्या है तुम्हारी। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा अच्छा चलो अभी प्रयोग करके देख लेते हैं। उन्होंने एक सिंपल काम किया कि ये जो हाथ होता है ना, इस पे एक डंडा बांध दिया यहाँ से वहाँ तक, तो अब आपके हाथ मुड़ नहीं सकते ऐसे, ठीक, बांध दिया। उसके बाद पूरा खाना लगा दिया एकदम जैसा आपका लगा रहता है लंच टाइम में, और सभी राक्षसों को छोड़ दिया कि जाओ खाना खाओ।
अब ऐसे बंधे हाथ से आप खाना खा के ऐसे डालिएगा तो 10% मुंह में जाएगा, 90% चेहरा और कपड़े पे जाएगा कि नहीं। तो सारे उस विधि से खाना खाए तो जो होना था वो हो गया, मुश्किल से 10% मुंह में गया होगा, 90% से ज़्यादा बिखर गया, जिसमें कपड़े भी खराब हुए, नीचे का सामान भी गया। ठीक। अब उन्होंने कहा कि देख करके आओ, वो जो दूसरा साइड है वहाँ देवता भी खा रहे हैं, वो देखो क्या कर रहे हैं। तो वहाँ जाके देखा तो देखा कि बड़े आराम से टेबल कुर्सी पे दोनों साइड बैठे हुए हैं लोग, ठीक, और सामने वाले को खिला रहे। तो ये जो बंधा हाथ है इससे उठा के वो सामने वाले को खिला रहा, वो इसको खिला रहा। अब आप आराम से खिला सकते हैं। ये जो खुद से खाने की सिर्फ हम टेंडेंसी सोचते हैं ना, उसमें वही दशा होती है कि 10% मुश्किल से मुंह में जाता है, 90% फैलता है। क्या खुद से खाने की जो प्रवृत्ति है कि सारा मैं ही खाऊंगा, मेरा परिवार खाएगा, उसमें 10% मिलेगा, बाकी तो बिखेर दोगे आप और फैला दोगे आप रायता। तो फैल ही रहा रायता वैसे। देखिए इतना समाज में भय व्याप्त हो जाता है कि सबको लगता है छीन रहे हैं एक दूसरे का। आप न भी छीनिए, दिन भर में एक ही बार कोई छीनता हो, साल में एक बार छीनता हो, लेकिन भय तो परमानेंट है। भय तो 24/7 है। ठीक है, घटना भले नहीं घट रही हो, तो डिजाइन एक बार उस तरह का हम बना लेते हैं तो समाज में अभय के बदले भय सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। जबकि हमारी चाहना अभय की है, वी एस्पायर फॉर अभय। बढ़िया। अब लौट के आप देखिएगा, ये जितनी बातें लिखी हुई है ना, इसी में से कोई ना कोई जगह पे हम उलझ जाते हैं तो हमारा मेंटल पीस खोता है। और ये भी देख सकते हैं कि जितना अभी हम लोगों ने सेल्फ, ह्यूमन बीइंग और फैमिली पर बात किया है, उसको इंश्योर करने से उतनी चीज़ों की क्लैरिटी हो सकती कि नहीं हो सकती। हमने सिर्फ इस एक मुद्दे पर नहीं बात करी है, प्रसन्नता के लिए कुछ सार्थक क्रियाकलापों में भागीदारी, जिसको अभी हम हार्मनी एट द लेवल ऑफ सोसाइटी की जगह पर एक्सपेंड करेंगे। बट ह्यूमन बीइंग और फैमिली का जितना हम लोगों ने अध्ययन किया है अभी तक, अब आप पलट के देख सकते हैं कि बाकी सारी चीज़ों का रिजोल्यूशन उससे होता है कि नहीं होता है। अगर हम आदमी को ठीक ठीक समझें तो तुलना की मानसिकता से मुक्त हो सकते हैं कि नहीं। अपने गोल को हम कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी के रूप में समझ सकते हैं कि नहीं। प्रोग्राम फॉर इंश्योरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी को हम सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी और नेचर की हार्मनी को समझ होना और वैसा जीने के रूप में देख सकते हैं कि नहीं। समृद्धि को पहचानने के संदर्भ में हम लोगों ने इस बात की थी कि सुविधा की आवश्यकता को पहचान करके उससे अधिक को सुनिश्चित करने का भाव समृद्धि है। तो लौट करके ये देखिए कि अगर समझदारी के साथ हम सेल्फ और बॉडी दोनों को अलग अलग अगर पहचान पाते हैं, और सेल्फ की नीड जो रेस्पेक्ट है या सिक्योरिटी है, उसको अगर सुविधा से पूरा करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम दोनों को अगर मिक्स नहीं कर रहे हैं, तो हम ईजिली सुविधा की आवश्यकता को पहचान सकते कि नहीं पहचान सकते, जिस पर बहुत बात हम पहले कर चुके हैं। पर फिर भी कोई प्रश्न होगा तो हम बात कर सकते। संबंधों में तृप्तिपूर्वक जीने के अर्थ में देखिए कि विश्वास, सम्मान और स्नेह, ये तीन भाव भी अगर हम ठीक से निर्वाह कर दें तो तृप्ति होती है कि नहीं। और अपने से बड़ों के संदर्भ में जीने के संदर्भ में, या समाज इन जनरल भी जीने के संदर्भ में, अगर कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर इंश्योर होता है तो हमारा जीना संतुलित होता है कि नहीं। और कृतज्ञता कहने भर से नहीं होती है, दूसरे से मिलने वाले सहयोग पर ध्यान जाने से, उसको पहचानने से जो भाव हमारे अंदर आता है उसका नाम कृतज्ञता है। तो मुद्दा इशू कृतज्ञता को, ग्रेटिट्यूड को जबरदस्ती फोर्सफुल्ली विकसित करने का नहीं है। इशू है कि जो सहयोग हमको ऑलरेडी मिल ही रहा है फैमिली में, सोसाइटी में, नेचर में, उसको थोड़ा आंख खोल के देखने का है। तो फैमिली के अलग अलग लोगों से, सोसाइटी के अलग अलग लोगों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो सहयोग हमको मिल ही रहा है, उसको आंख खोल के देखने और पहचानने की जरूरत है।
तो ये दिखना जरूरी है कि हम अगर खाना भी खाते हैं ना, तो उस भोजन में ही अगर देखने जाएंगे ना कितने लोगों का योगदान है, तो शायद घर में माँ ने बनाया होगा, बहन ने बनाया होगा, हमने खुद ने बनाया होगा। ठीक, एक बनाने वाला है कोई जो उसका सहयोग कर रहा है। बनाने के पहले अगर सामान देखने जाएंगे तो किसी दुकान से उठा करके लाया गया है, उस चेन में आपको कई लोग दिखाई देंगे। थोड़ा पीछे जाके आप देखेंगे तो उसके प्रोडक्शन में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई देगा। गेहूं के उगाने में, चावल के उगाने में, नमक मिर्च मसाले, ये सब के ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन में बहुत सारे लोगों की भागीदारी आपको दिखाई देगी। बड़ी चिंता है आपको इस बात की कि बच्चे समझ जाएं। हाँ, रिपीट। तो ये समझना जरूरी है कि ग्रेटिट्यूड कोई जबरदस्ती विकसित करने का फीलिंग नहीं है। ग्रेटिट्यूड के लिए जो फैमिली, सोसाइटी और नेचर से ऑलरेडी हमको सहयोग मिल रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने का, रिकॉग्नाइज करने का, उसको वैल्यू देने का ज़रूरत है। उसी के एग्जाम्पल के रूप में हमने ये बात ली थी कि भोजन जो हम करते हैं, ठीक, वो भोजन को देखेंगे तो उसको बनाने में घर के कुछ लोगों का योगदान होगा। उसका सामान जहाँ से हम ला रहे हैं वहाँ दुकान वाले का कुछ योगदान होगा। ठीक, उसका प्रोडक्शन जहाँ हुआ होगा, चावल का, दाल का, सब्जी का, मसालों का, वो प्रोडक्शन में बहुत सारे लोगों का योगदान होगा और वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के उस शॉप तक आने में जहाँ से हमने लाया है बहुत सारे लोगों का योगदान दिखेगा। थोड़ा और पीछे जाके देखेंगे तो ये दिखेगा कि गेहूँ, चावल, सब्जी, इसका जो प्रोडक्शन होता है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है उसका लोहा कहीं अफ्रीका से निकला होगा, उसकी टेक्नोलॉजी कहीं चाइना में होगी, उसके बनने का काम हो सकता है कोरिया में हुआ हो और यहाँ ट्रांसपोर्ट होके आया। तो ये समझना जरूरी है कि जिन जिन चीज़ों का हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कितने लोगों का योगदान है। ठीक, ऐसा एक एक आइटम में देख सकते हैं। जिस थाली में हम खाना खाते हैं ना, वो थाली के भी प्रोडक्शन की प्रक्रिया को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उसका रॉ मटेरियल कहीं निकला होगा, फैक्ट्री कहीं इस्टेब्लिश होगी, उस फैक्ट्री का चलने के लिए जो एनर्जी होगा वो किसी और जगह बन रहा होगा, उसके प्रोडक्शन में दूसरे लोग लगे होंगे। वो पूरा एक चेन दिखाई देगा आपको, जिस एक प्लेट को हम खाना खा के आ जाते हैं उसमें। उसको जितना ज़्यादा ध्यान देने का हम काम करेंगे उतना ज़्यादा हमको दिखाई देता है कि ये सोसाइटी और फैमिली से कितना सहयोग हमको मिल रहा है। हमको लग सकता है ये बात कि हम तो इसके लिए पैसा देते हैं, पैसे से मिलता है, सोसाइटी ने क्या किया इसमें। पर हमको थोड़ा रुक के ये देखने की ज़रूरत है कि अगर कोई गेहूं का प्रोडक्शन नहीं करेगा तो पैसे से गेहूं मिल जाएगा क्या? अगर कोई चावल का प्रोडक्शन नहीं करेगा, कोई उसका ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा तो पैसे से मिल जाएगा क्या? कोरोना के टाइम पे अगर ट्रांसपोर्ट बंद था, दुकानें थी, घर में पैसा तो था, सामान मिल जाता है क्या जो हम चाहते हैं? तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि पैसे से सीधा वस्तु नहीं मिलता है, उसका प्रोडक्शन कहीं होता है तब वस्तु मिलता है। पैसे से इतना ही होता है कि वो एक हाथ से दूसरे हाथ में चला जाता है। पैसे से किसी वस्तु का प्रोडक्शन नहीं होता, उससे इतना ही होता है कि वो एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र हो जाता है कि नहीं? ये समझ में आता है? कठिन तो नहीं लग रहा? थोड़ा थोड़ा फिर से बता देते हैं। अपनी किसी भी एक चीज़ को देखिए, जो क्लोथ्स आप पहन रहे हैं, इस क्लोथ्स को आप तक इस फॉर्म में पहुंचने में कितने लोगों का योगदान है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको पलट के देखना शुरू करिए। उसका जहाँ से आपने लाया होगा वहाँ कुछ लोग लगे होंगे, उसमें जिन्होंने आपको पैसा दिया होगा उनका सहयोग दिखाई देगा। ठीक, पीछे जाके देखेंगे तो फैब्रिक जहाँ बना होगा
उसकी कलर वैक्सिंग जहाँ हुई होगी, उसकी प्रेसिंग का काम जहाँ हुआ होगा, उसका स्टिचिंग का काम जहाँ हुआ होगा, टी शर्ट के ऊपर जो डिजाइन बना है वो किसी और ने बनाया होगा। ये सारे प्रोसेस को आप देखेंगे ना तो एक के पीछे एक लोग लगे हुए दिखाई देंगे। फिर उसकी प्रेसिंग और वैक्सिंग में जो केमिकल यूज हुआ होगा उसका प्रोडक्शन कहीं और हुआ होगा, उसका रॉ मटेरियल कहीं और से आया होगा, उस पूरे के ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे लोग लगे होंगे। आज के दिन देखने जाएंगे तो दिखता है कि इस सहयोग की जगह से दुनिया बहुत छोटी हो गई। ऐसे ही नेचर का कंट्रीब्यूशन देखेंगे ना तो ये दिखाई देता है कि जब हम दूध पीते ना तो गाय दूध देती है कि नहीं, कि मदर डेयरी दूध देती है। गुजरात में अमूल दूध देता है, क्यों जी? हाँ, लेता भी है। तो ये समझना जरूरी है कि दूध जो है वो मदर डेयरी या अमूल नहीं देती है, दूध गाय देती है। अगर वो कंट्रीब्यूशन हम देख पाएंगे तो हमको दिखाई देगा कि जितनी भी चीज़ें हम प्रयोग करते हैं अल्टीमेटली हमको नेचर से मिलता है। जितनी भी चीज़ें हम प्रयोग करते अल्टीमेटली हमको नेचर से मिलता है। तो नेचर का कंट्रीब्यूशन अपने होने में बहुत सारा दिखाई देता है। सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है, फैमिली का दिखाई देता है। फैमिली के कंट्रीब्यूशन के लिए हमने होमवर्क दिया था कि ये बात को पलट के देखें कि जितनी भी आपको शिकायत दिख रही हो किसी से उसको एक साइड में लिख लें, और पहले उसी को लिख लें क्योंकि मन उसमें बहुत उलझा रहता है, तो उसको लिख लें। उसके बाद आराम से देखना शुरू करें कि उन्हीं लोगों ने हमारे लिए पॉजिटिव क्या क्या किया है, सहयोग क्या क्या किया है, उसकी लिस्ट बना के देख लें। ठीक, आई ओपनिंग होता है उन सभी के लिए जो इस होमवर्क को करते हैं। और एक बार वो सहयोग दिखाई देता है तो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर आता ही आता है, आता ही आता है। इन फीलिंग्स में से किसी भी फीलिंग को अगर हम ठीक से काम कर लेते हैं तो इन फीलिंग्स में से किसी भी फीलिंग को अगर हम ठीक से अपने में इंश्योर करने का काम करते हैं तो हमारा जीना बहुत संतुलित और व्यवस्थित हो जाता है। जी थोड़ी देर पहले मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि हमारे गलत काम में सहयोग देते हैं, तो उनमें आपका ओपिनियन रहा था कि सम्मान वहाँ तो नहीं मिलना चाहिए, उन्हें नहीं दे पाऊंगा मैं, नहीं दे पाएंगे। हाँ, ओपिनियन, इसीलिए वर्ड। या और तो मेरा भी ओपिनियन मैच तो थोड़ा थोड़ा करता ही है आपसे, ट्राई करता हूँ। तो इसमें फिर मेरा क्वेश्चन आता है कि जो सहयोग दे रहे हैं लोग, तो उसमें अच्छे काम की पॉसिबिलिटी फॉलो थ्रू होने में सारे प्रोडक्शन, सोर्सिंग, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन और फिर रिटेल, तब तक मैं उसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम दिखती है। लाइक मैंने एक सीरीज देखी थी द गुड प्लेस, तो उसमें ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट था। उसमें हेवन और हेल था और स्वर्ग और नर्क, और तुम्हारे जीवन में किए गए काम के हिसाब से तुम्हें पॉइंट्स मिलते थे। और उनका ये निष्कर्ष निकला था आखिर में कि पिछले 500,000 सालों में तुम अच्छा काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे मैंने कोई खाना खा रहा हूं तो मैंने जो वेजिटेबल्स लिए हैं उनको बनाने के लिए या कोई पशु को हार्म हुआ है, या फिर कोई चाइल्ड लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, या फिर डिफॉरेस्टेशन हुआ है, और ऑर्गेनिक शायद नहीं था। तो लाइक द पॉइंट इज कि जो भी सोर्सिंग हो रही है अभी वो बिजनेस से आती है। हर एक बिजनेस नीड्स टू हैव अ पॉइंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इफ इट वांट्स टू सर्वाइव इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज। तो जब हम देखने जाए तो मैं सिर्फ कपड़े की बात कर लूँ तो इसमें अगर ये चाइना में बना है तो वेरी लाइकली चांस है कि चाइल्ड लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, या फिर वेजेस फेयर नहीं रहे हैं, या फिर पोल्यूशन हुआ है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मेरा सम्मान का डाउट जाता है कि भले ही मुझे इसकी ज़रूरत है, इसका जो सोर्सिंग हुआ है वो अनएथिकल रहा था, तो इसमें मैं जेन्युइनली ग्रेटिट्यूड कहाँ से निकालूं जब ये मेरी प्रकृति को बिगाड़ रहा है, इवन दो उनके पास अच्छा ऑप्शन नहीं है।
मेरे हिसाब से ग्रेटिट्यूड इस कारण से निकल पाता है कई बार कि इवन दो ये प्रोडक्शन का तरीका ठीक नहीं है, ट्रांसपोर्ट के तरीके में प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी नीड है, मेरी नीड है, और वो नीड फुलफिलमेंट हो रहा है जिसमें कोई सहयोगी हो रहा है। और ये नीड गुटके जैसी खराब नीड भी नहीं है, ठीक है, उससे बेहतर नीड है शरीर को स्वस्थ रखने के अर्थ में, ठीक। तो ये दिखता है कि मेरी फंडामेंटल नीड के फुलफिलमेंट में हेल्प हो रहा है, इस रूप में ग्रेटिट्यूड है। अब उसके तरीकों में अगर प्रॉब्लम है तो एज ए रिस्पॉन्सिबल युवा हमको उन तरीकों को ठीक करने में अपने को कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है, अपने को कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। एक छोटी सी शेयरिंग है जिससे हमें जो कपड़े वाली बात चल रही है या हमारे क्या कर्तव्य होना चाहिए प्रकृति के प्रति या जो भी है, तो एक 2017 की बात है। तो मैं ऐसे जो स्मार्ट लर्निंग वाले सॉफ्टवेयर है इस पे काम कर रहा था। तो मेरा गुजरात में कहीं जाना हुआ, तो वहाँ मुझे पहले जानकारी मिली थी कि ऐसे स्टूडेंट हैं जो आप बोलते जाओ गणना करने में, और उनकी गणना इतनी फास्ट है कि आप बोलो जोड़ बाकी गुणा भाग, और वो कैलकुलेटर से भी फास्ट आपको रिजल्ट दे देंगे। तो ऐसा मुझे काफ़ी वो लगा, तो मैं वहाँ पहुँच गया कि ऐसा है क्या। तो फिर मैंने देखा तो वो बच्चा आता है और वो कैलकुलेशन करता है और वो एग्जैक्टली कैलकुलेटर से भी फास्ट होता है, ये मैं देखता हूँ। फिर मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि इतना शार्प माइंड कैसे है इनका। तो वो बताते हैं कि नहीं, ये गणित तो इनका एक हॉबी है, इनका जो इनका जो इंटरेस्ट है या इनका जो इंटरेस्ट का जो विषय है वो ज्योतिष विज्ञान है, इसमें इनका बड़ी अच्छी पकड़ है। फिर मैंने कहा इसमें तो ऐसे क्या है, फिर और क्या है कि रसायन शास्त्र, विज्ञान और गायन, इन सब में भी बहुत अच्छे हैं, घुड़सवारी भी अच्छी हैं, और खेती करने में बीज उगने से लेकर पाकशाला में पकने तक की पूरी प्रक्रिया में भी अच्छा है। फिर बात आती है और क्या है कि ये जो कपड़े पहन रखे हैं इसमें बुनने से लेकर पूरी डिजाइन तक इसी ने तैयार किया है। और उसके अलावा सुबह उठना, योग प्राणायाम करना, उसके बाद गीता का मंत्रोच्चारण करना, ये तो है ही है। और बातचीत करना और जो अच्छे संस्कार होते हैं बच्चे के वो तो हैं। इसमें से 10% ये ज़्यादा हो सकता है, उसके अलावा 90% जो क्वालिटीज़ है वो लगभग सब बच्चों में है ही है। तो फिर ये मैंने प्रैक्टिकल देखा तो उन पारंगत विषयों में लगभग 30 विषय थे, जिसमें 12 साल के बच्चे में वो सारे 30 विषयों की क्वालिटी थी। तो ये देखते ही मुझे बड़ा शौक महसूस हुआ। फिर मैं देखा जिस मॉडर्न एजुकेशन में मैं काम कर रहा हूँ वो कितनी पीछे हो सकती है, या फिर तुलनात्मक रूप से मेरे अकॉर्डिंग कि क्वालिटी इतनी अच्छी, वो भी 12 साल के बच्चे में। और हम किस एजुकेशन से आ रहे हैं, हमने क्या ही सीखा, फिर भी वो बच्चे, उनके पास समय की कोई कमी नहीं है। सुबह उठने के बाद वो आराम से बैठे रहते हैं, चिंतन का उनके पास चिंतन मनन का समय होता है, और बोरिंग शब्द उनके डिक्शनरी में भी नहीं होता है, क्योंकि ये 30 विषयों की श्रृंखला में काम करने के लिए उनके पास काफ़ी समय भी होता है और चिंतन मनन के लिए भी खूब समय होता है, और वो सुख की निरंतरता में रहते हैं। तो इसमें आज हम समझ सकते हैं कि हम कहाँ हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा रहा मेरा अनुभव। बढ़िया, बताइए कोई और प्रश्न हो इस पर तो हम बात कर सकते हैं। एक बात और मैं बोलना चाह रहा था। सुनील भैया सुनना कि हमको जो ये लगता है कि एक बच्चा जो है वो 12 महीने में या 13 महीने में 2 पैर पे खड़ा होके चलना सीखता है। तो ये 12 महीने में चलने के लिए हमारे पूर्वजों ने हजारों लाखों साल लगाए हैं, जिसके जीन्स हमारे में आए हैं, जो कि 4 पैरों से 2 पैर पे खड़े हो पाए। हजारों लाखों साल हमारे पूर्वजों ने 4 पैर से 2 पैर पे करने के लिए एफर्ट्स लगाए हैं। तो उनके प्रति भी हमें कृतज्ञता होनी चाहिए।
समझ गए आप ना, जीन्स के थ्रू आए हैं। नहीं, मुझे ये जानकारी नहीं है कि पहले हमारे पूर्वज क्या 4 हाथ पैर पे चलते थे? चार पैर, 2 पैर 2 हाथ पे चलते थे। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई संभावना जीवन विद्या से कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर का ऑटो रन प्रोग्राम है क्या, जो ऐसा कुछ हो सकता है हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए भी? अगर कुछ है तो आप इसी व्यवस्था में हम कर पाए, तो कुछ है तो अगर बताने की कृपा करें। सोचने की जरूरत है, अभी इतना ही कहा जा सकता है। तो ये अगर ये बच्चों को समझ में आ जाए कि सुबह से शाम इनकी जिंदगी में जो भी सामान ये काम में ले रहे हैं, जो कुछ ये कर रहे हैं, उसको बनाने में और उन तक पहुंचाने में पूरी दुनिया के 800 करोड़ की आबादी डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगी हुई है। सारी दुनिया के जानवर और पेड़ पौधे और हवा पानी मिट्टी सबका भी उसमें कंट्रीब्यूशन है। लग जाए तो दुनिया के कण कण के प्रति जो ग्रेटिट्यूड का फीलिंग आएगा, तो अपने आप शिकायत तो थोड़ा इनकी अभी जो सबसे है वो कम हो जाएगी, थोड़ा जीना आसान हो जाएगा। इमीडिएट रिलीफ है इसमें, इमीडिएट इंस्टेंट रिलीफ। माइक ले लो। सही बात कही है, सिर्फ एक करेक्शन करना था। वो जो बच्चा बोला उसके सिवाय बच्चे और 50, 60, 70, 80, 90, 100 वर्ष के भी समझ जाए। एग्रीड मतलब मेरा कहने का मतलब वो तो मैं सहमत हूँ। मेरा खाली इतना सा कहना था, वो देखो तो ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि हम बड़े तो नालायक हैं ही नहीं समझ पाएंगे, तुम ही लोगों से थोड़ा उम्मीद है। देखो हमारा तो क्या डाउनवर्ड ट्रेंड है ना। 120 साल के लिए बॉडी बनाया, 120 साल तो चलता नहीं है, 80-90 चलता है, 59 तो हो गया है। तो अब हमारे पास तो समय भी वैसे इस शरीर यात्रा का कम बचा है, फिर भी अगली शरीर यात्रा बेहतर हो जाए इसलिए हम भी लगे हुए हैं, है ना। एज ए स्टूडेंट, एज ए बच्चा ही लगे हुए हैं। पर जो अभी तुम्हारे पास तो अभी जिंदगी शुरू हुई है, तो तुम नहीं समझोगे तो तुमको भी हमारी तरह झेलते हुए 59 को होने पे समझ में आएगा। तो मैं चाहता हूँ जो मुझे समय लगा 30 साल यहाँ पहुँचने में जीवन विद्या में, तुमको 30 साल न लगे, तुमको वो प्रायश्चित ना हो गया यार थोड़ा लेट हो गया। जैसे कल वो डॉक्टर हरीश शर्मा जी भी कह रहे थे ना, वो भी ये कह रहे थे देखो हमको तो बहुत समय लग गया, लेकिन तुम मिनिमम 2 शिविर और 4 शिविर करना हर साल। 4 शिविर जिसने कर लिए साल के, वो लाखों के बच्चों की भीड़ में अलग दिखाई देगा। ऐसा बोल के गए ना। बढ़िया, कोई बात करनी हो और इस पर तो बताइए। आज के युवाओं को हर वाक्य में पता है कि करेक्शन की जगह कहाँ है। थोड़ा भी बच के चलेंगे तो तुरंत पॉइंट आउट कर देंगे वो। मैं तो कई बार कहता हूँ कि ये जो आज की पीढ़ी है ना, इनका सदुपयोग करना चाहिए माँ बाप को अपने को ठीक करने के लिए, और इनसे पूछना चाहिए कि बेटा बताओ क्या क्या चीज़ हम ठीक करें। एक बढ़िया लिस्ट ये देंगे कि पिताजी माताजी ये सब अपने में ठीक कर लीजिए, तो आप बहुत अच्छे माँ बाप हो सकते हैं। क्यों? और क्या। देखिए, मैं तो सोचता हूँ कि अगर हम खुद नहीं देख सकते अपना, तो ये जो टेंडेंसी है कि दूसरे देख लेते हैं, उसी का सदुपयोग कर लिया जाए जी। ये जो रोग लग गया है हम लोगों को दूसरे का देखने का, अपना नहीं देख पाने का, उसका सदुपयोग कर लिया जाए। तुम हमारा देख दो, हम तुम्हारा देख देंगे, स्नेह के भाव के साथ, उसको छोड़ के नहीं तो फिर तो जवाब देने का प्रोग्राम होगा। बढ़िया, तो ये बढ़िया, आपने अच्छा बोला कि बाहर देखने की आदत है, तुलना करने की आदत है। पहला पॉइंट भी वही है। तो अगर बाहर ही देखना है तो बच्चे हमारा देख ले, हम इनका देख लें, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, दोनों बेहतर हो जाएंगे। स्नेह के भाव के साथ वो सहयोग की तरह लेंगे ना। देखिए, सारा ये होता है, मैं हर बार कहता हूँ, मैं 3-4 साल पहले बिलासपुर में था। एक डॉक्टर अखिलेश जी हैं हमारे मित्र, उनके यहाँ मुझे थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उन्होंने खाने के लिए एक दवा दी हमको, जो भोजन के ठीक पहले लेनी थी। मैं खाना खाने बैठा, मुझे याद नहीं था, अभिषेक साथ में थे,
उसने कहा कि श्याम दवा ले लो, ला के दे दिया, मैंने खा लिया, फिर भोजन किया। शाम को फिर बैठा खाने, मैं फिर भूल गया, 2-3 को और खा लिया था। फिर उसने कहा कि श्याम दवा मिस कर गए हो, ले लो, मैंने ला के ले लिया। अगर मेरी दवा लेने की प्रवृत्ति है, मैं दवा लेना चाहता हूँ, तो अभिषेक का दोनों बार याद दिलाना हमको सहयोग लगता है कि नहीं? हमको दिखता है कि भाई मैं दवा लेना चाहता था अपने शरीर को ठीक करने के लिए, मैं भूल गया, उसने सहयोग कर दिया। लेकिन अगर मैं दवा अवॉइड करना चाह रहा था कि नहीं खाना पड़े हमको किसी भी कारण से, और फिर वो दोनों टाइम याद दिला दे, तो मेरे मन में आएगा नालायक, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं बचा है हमारा खाना देखने के अलावा। ये पकड़ना जरूरी है। वो प्रवृत्ति हमारी अपने सुधार की है, तो दूसरे का याद दिलाया हुआ, ध्यान दिलाया हुआ चीज हमको सहयोग लगता है। अगर वो टेंडेंसी हमारी नहीं बनी है, फिर आप कुछ कहते हैं तो हमको लगता है कि तुम हमको बताओगे कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। हम बताते हैं तुमको अभी कि तुम्हारा क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं। फिर वो जो शुरू होता है डायलॉग, उसमें सुनने लायक कुछ ज़्यादा नहीं रहता है। इनफैक्ट छान करके सुनना सीख लोगे ना नीड और फीलिंग को, तो दिखाई देगा कि पूरा 10 लाइन जो अगले ने कहा है ना, उसमें 1 शब्द का नीड है और 1 शब्द का फीलिंग है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पूरा जो 10 वाक्य किसी ने कहा होगा ना आवेश में आके, वो नीड में 1 शब्द मिलेगा और फीलिंग में 1 शब्द मिलेगा, बस। बहुत आराम हो जाता है फिर सुनना, किसी को लोड नहीं पड़ता है अपने ऊपर। और कोई बात तो नहीं? हाँ, अच्छा है। इनका जो क्वेश्चन था ना कि जब अगला कोई हमारे लिए र्यूमर फैला रहा है तो हम उसको कैसे देखें, 3 स्टेप में मैं कहूँगा, और एक उदाहरण से मैं इसको कह दे रहा हूँ, तो हर उदाहरण में आप उसको देख सकते हैं। क्लोज करने के पहले मैं इसको कर देता हूँ। लौट के हम आएंगे तो हम टॉपिक चेंज करके सीधा कैरियर से शुरू करेंगे। हम लौट के अब वापस इस टॉपिक को ओपन नहीं करेंगे। तो पहली चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि अगला अगर कोई कुछ कह रहा है ना, हमको बहुत ईमानदारी से पलट के देखना चाहिए कि उसका कितना हिस्सा सही है और कितना हिस्सा सही नहीं है। मुझे तुम्हारे केस का नहीं पता कुछ भी, तो मैं एक जनरल सेंस में उसको उदाहरण दे रहा हूँ कि हमको बहुत ईमानदारी से पलट के देखना चाहिए कि उसका कितना हिस्सा सही है, कितना हिस्सा सही नहीं है। जो हिस्सा सही कह रहा है वो कि ये चीज़ ठीक नहीं है, हमको उसको ठीक करने के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। पहला भाग तो यही है। दूसरा भाग ये है कि हमको अगर अगले का फीलिंग और नीड नहीं समझ में आता हो, तो सुन करके जो हमारा फीलिंग और नीड बनता है उसको हम प्लेस कर दें। फॉर एग्जाम्पल, कोई हमारे लिए र्यूमर में कुछ कह रहा है, सुन के हमको क्या फील होता है? बुरा लगता है। उसके लिए देखना, ये जो अच्छा और बुरा लगना है ना, एक अच्छा शब्द और ढूंढ पाओगे तो ज़्यादा ठीक से उसको कह पाओगे। पर ठीक है, मुझे बुरा लगता है। क्यों? हर्ट फील होता है। हर्ट फील होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट अगर उससे हमको बात करनी हो, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि मुझे बुरा महसूस होता है क्योंकि मुझे राइट अंडरस्टैंडिंग की अगला हमको ठीक ठीक समझ सके, इसकी हमको आवश्यकता महसूस होती है। मुझे अगर आपसे कम्युनिकेट करना हो, आप हमारे लिए र्यूमर कर रहे हैं, मैं एकदम सिंपल कहूँगा कि मुझे बुरा महसूस होता है, हर्ट महसूस होता है क्योंकि मुझे अपने सही समझने की अपेक्षा अगले से महसूस होती है। इतना सिंपल स्टेटमेंट, इतना सिंपल स्टेटमेंट है। और अगर आगे रिक्वेस्ट बनेगा तो रिक्वेस्ट ये बनेगा कि क्या आप हमारे संदर्भ में कुछ भी कहने के पहले एक बार वेरीफाई कर सकते हैं हमसे, या कुछ भी कहना हो तो पहले मुझे बता सकते हैं क्या? भैया बहुत ही प्रैक्टिकली एग्जाम्पल से बार इसको सॉल्व करती हूँ कि मेरे लिए काफ़ी लंबे टाइम से प्रॉब्लम चल रही है। आई थिंक पिछले शिविर में भी मैंने इसके रिगार्डिंग कुछ पूछा था। तो या तो मेरी लोगों की चॉइस में कुछ गड़बड़ है, पर आप बोलते हो कि सभी में स्नेह देखना है। हम तो बहुत ही बड़े अलग लेवल पे बात करते हैं, पर ये तो मेरे बचपन के दोस्त है जो ऐसा बोल देते हैं। तो मैंने इस बार ऐसा ही किया जैसा आपने बोला। तो मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने पूछा कि सब ठीक है, हमारे बीच में सब ठीक है? तो बोले कि नहीं, मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस फील हो रहा था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, और हमेशा मैं ही कोशिश करती हूँ, तो इस बार मुझे लगा कि तू आगे से बात करे तो बेटर होगा।
तो मैंने कहा कि मुझे लग गया था, तो मैंने इसलिए फ़ोन कर लिया। तो मैंने बात करी, तो मैंने बोला कि यार देख, एक चीज़ मुझे बुरी लगी थी, मैंने उसको मेंशन कर दिया कि भाई यहाँ पर तेरा ऐसा बिहेवियर था, मुझे लगा कि थोड़ा बेटर कुछ हो सकता था। तो पर मेरे को लगा, समझ आया कि भाई तू इस सिचुएशन में और भी लोग थे, तो वहाँ पे बैलेंस आउट करने के लिए जितना तू अपनी मर्जी से अपने हिसाब मतलब अपनी उसमें कर पाई मेरे लिए, आई वॉज ओके विद दैट, आई मेड पीस विद इट कि हाँ भाई तुम्हारी भी और भी प्रायोरिटीज़ है, मैं अकेली नहीं हूँ वहाँ पर। तो ये हुआ। फिर उसी के थोड़े दिनों पहले मैंने कुछ सुना कि उसने मेरे बारे में कुछ बोला। मैंने बोला कि और बाकी चीज़ें अगर तेरे को कुछ लग रहा है तो तू मुझसे पूछ ले। तो बोले नहीं, बस मुझे डिस्टेंस फील हो रहा था। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे तो पता था कि कुछ और भी बात है, तो मैंने आगे से ही बोल दिया। मैंने कहा देख परी, लोग कुछ भी कहेंगे तू कि तुमने मेरे बारे में कुछ बोला है, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ बोला, पर हम ये जानते कि हमने कुछ नहीं बोला। तो कोई बात नहीं, लोगों को कहते रहते हैं, उनको अवॉइड मतलब उस चीज़ को नहीं ध्यान देते हैं। एंड आई ट्रस्ट यू, बस मैं तुझसे उम्मीद रखती हूँ कि तू मेरे बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोले, और मैं भी नहीं बोलूँगी, मैं भी यही कोशिश करूँगी। पर उसके बाद में कुछ सही नहीं हुआ। सही नहीं हुआ का मतलब? मतलब वो जो डिस्टेंस बना हुआ था वो डिस्टेंस बना रहा, और भले हमने एक दूसरे से कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से, उसने भी बहुत अच्छे से बात करी मुझसे, पर जो प्रॉब्लम दोनों को थी वो प्रॉब्लम जैसे तो कम्युनिकेट नहीं हुई, और बल्कि इन बेटर वर्ड्स कम्युनिकेट हुई कि कोई बात नहीं, ऐसा चलेगा, हम दोनों ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे को, हम होप करते हैं कि हम एक दूसरे से सही रहेंगे। आर यू रियली ऑनेस्ट इन दिस कम्युनिकेशन? एट वन पॉइंट आई एम नॉट, विच इज़ कि मेरे को बता नहीं सकती कि बात क्या हुई, क्योंकि फिर वही है कि फिर दूसरी बात आ जाएगी थर्ड पर्सन से कि मैंने आपसे शेयरिंग करा ट्रस्ट करके, और आपने मेरा ट्रस्ट ब्रेक कर दिया। ठीक है, हम रोक लेते हैं इसको यहाँ पे। देखिए क्या है ना, ये सारे कम्युनिकेशन में हमको दो चीज़ देखने की ज़रूरत है। सारे कम्युनिकेशन में हमको दो चीज़ देखने की ज़रूरत है। एक ये कि ऑनेस्टली हमारा फीलिंग क्या है, हम किस भाव के साथ उसको कर रहे, वो हर बार पलट के देखने की ज़रूरत है कि उसमें ऑनेस्टी कितना है और टेक्निक कितना है। ऑनेस्टी के साथ टेक्निक का मतलब है, ऑनेस्टी के बिना टेक्निक का मतलब नहीं है। दैट इज़ नंबर वन। नंबर टू, हमको ये भी देखने की ज़रूरत है कि ये जो हम कम्युनिकेशन कर रहे, ठीक, इस कम्युनिकेशन में हम उन मुद्दों पर बात भी कर पा रहे हैं क्या जिनके कारण हमको चोट लगी, या अभी हमारी स्थिति भी नहीं हुई है बात करने की, ये भरोसा भी नहीं है कि हम कम्युनिकेट करेंगे अगले को तो चीज़ें ठीक रह जाएगी। तो ऑल इज़ वेल तो बहुत ऊपर से आदमी कह ही देता है, किसी से पूछो कैसे हैं तो ठीक है, ठीक है, ये उत्तर होता है कि नहीं। वो ठीक है कि आगे अगर 10 मिनट बैठ गए उसके साथ ना, तो एक लंबी लिस्ट बताएगा कि क्या क्या ठीक नहीं है। तो ये बहुत बार जो कम्युनिकेशन है ये बहुत सरफेस लेवल का कम्युनिकेशन है एक दूसरे के साथ, जिसमें कोई डेप्थ नहीं होता है। हमको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को उस लेवल पे लेके जाने की ज़रूरत पड़ती है, और उतना ओपन स्पेस देने का ज़रूरत पड़ता है जहां अगला सही अर्थों में फ्री हो करके हमको बोल सके चीज़ों को, नहीं तो कम्युनिकेशन ही नहीं होता। घरों में भी आप देखिएगा ना, बच्चे माँ बाप के सामने जी मम्मी जी पापा ऐसा बोलते हैं जैसे लगता है सब सुन रहे हैं और सब कर देंगे अभी, ठीक है। वो लौट करके एक काम नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो सुनते समय ही एक मानस बनाए हुए हैं कि यार बोल लो जो भी बोलना है, ठीक है, हमको तो पता है करना क्या है, ठीक। मैं तो यही अपने मैं तो इसको तो आप ही पढ़ के सुनाइए अंकल, उनको माइक दे दो, आप ही पढ़ के सुनाइए ना, ये तो आप ही कर सकते हैं, ये मेरी सीमा से बाहर का है। तो क्या होता है ना, मैं तो अपना एक्सपीरियंस ही देख रहा हूँ इन 5 दिनों में, लोगों से बात करके, पहले दिन भी कुछ से बात करी, दूसरे दिन भी कुछ से बात करी। अगर वो एप्रोप्रिएट स्पेस नहीं मिलता है तो हाँ ठीक है, ये एक तरीका हो गया है बच करके आगे बढ़ने का, ठीक है। जहाँ कुछ बहुत ठीक होता नहीं है तो कहीं ना कहीं हमको अपने भाव को ठीक रखते हुए कम्युनिकेशन को उस लेवल पे ले जाने की ज़रूरत पड़ती है जहाँ हमारा
एक्सप्रेशन ठीक हो सके। और वो सब के बाद भी पूछोगे तो अल्टीमेटली अपनी तरफ से ठीक जीने का काम हो सकता है, और उसको कंटिन्यूटी में करते हैं तो अगले का गड्ढा भरने में कुछ समय लगता है। अगर कंटिन्यूटी में हम उसको करते जा रहे हैं तब जाके अगले का गड्ढा भरने में कुछ समय लगता है, क्योंकि अगला भी हर्ट होके बैठा हुआ है किसी चीज से। आप कॉन्स्टेंटली अपने ठीक जीने के काम को करते हैं तो थोड़े समय में जाके अगले का गड्ढा फुलफिल होता है और उसका रिस्पॉन्स बदलता है, अन्यथा बदलता नहीं है, बदलता नहीं है। पर भैया मतलब आज हम तो ये समझ रहे हैं, या जो लोगों को मुझसे अफेक्शन है, जिसको मुझसे स्नेह है, वो तो मेरे लिए राइटफुली एफर्ट लेके ऐसा स्पेस हम दोनों एक दूसरे के बना पाएंगे। पर जहाँ पर अगर आपको बार बार खड्डा ही दिखे जा रहा है, वो खड्डा डीप ही हुए जा रहा है, और हो सकता है मेरे एफर्ट्स भी उसमें सही नहीं हो, इसीलिए वो खड्डा डीप होते जा रहा है, क्योंकि मेरी भी उतनी समझ नहीं है। जैसे जैसे बिल्ड होगी बेटर होगा। जैसे थोड़ा समझ के मैंने कोशिश करी, पर अभी जैसे पकड़ में आया कि मैंने उसको स्ट्रैटेजिकली लर्निंग को यूज़ किया तो वो चीज़ सही नहीं आया, रिजल्ट सही नहीं आया। तो कई बार फिर ऐसा लगता है कि उसको भी हर्ट कर रही हूँ, खुद को भी हर्ट कर रही हूँ, दोनों को सुखी कर नहीं पा रही हूँ, ना कॉम्पिटेंस है ना इंटेंट सही बैठ पा रहा है यहाँ पे। तो फिर बेटर है ना कि नहीं हो साथ में ऐसे सिचुएशन के अंदर। वही देखिए, मैं इसमें इतना ही कहूँगा कि अगर वो भी करना है तो कम से कम परिवार और जो नज़दीकी घर के लोग हैं वहाँ तो ठीक से जी लें। बाहर नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे योग्यता विकसित करें, जब लगेगा कि जी सकते हैं तो जी लें। तब तक तात्कालिक उपाय के रूप में डिस्टेंस ही मेंटेन करना हो तो डिस्टेंस मेंटेन कर लें, लेकिन कम से कम जो परिवार के लोग हैं, जो हमारे नज़दीकी संबंध के लोग हैं, जहां हमारा जीना रोज़ का होता ही है, उन जगहों पर तो हम चीज़ों को ठीक कर लें। ये जीना रोज़ का है, उसी के लोग हैं, इसलिए इतनी मेहनत करी मैंने। देखिए, अगर ये लगता है कि जीना रोज़ का है और ज़रूरत है, तब तो समय और प्रयास लगाना ही बनेगा। मतलब आपने जो बोला ना कि टेक्निक को स्ट्रैटेजिकली मैंने यूज़ किया, तो वो इसीलिए किया क्योंकि हर दिन बात तो करनी पड़ेगी। अब काम में भी साथ, और नॉर्मल दोस्ती भी है बचपन से, तो पर अब काम में साथ है तो वहाँ पर तो डिस्टेंस नहीं बैठा सकती। एग्जैक्टली अगर वैसा लगता है तो फिर हमको थोड़ा और सिंसियर एफर्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा और सिंसियर एफर्ट करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हमसे चूक होता रहता है, और अपने एफर्ट को हम एक बार ठीक कर पाते हैं ना, तो थोड़े समय फिर भी लगता है अगले का गड्ढा भरने में जी। नहीं तो अगला आप सारा कुछ बदल के भी प्रस्तुत होते हैं ना, अगले को यही डाउट होता है कि ये एक स्ट्रेटजी है जिसके तहत ये हमारे साथ ऐसा कर रहा है। उसको ये भरोसा होने में कि आप प्योर हार्ट के साथ बात कर रहे हैं, उसमें भी टाइम लगता है आज की दुनिया में, तो कि नहीं, उतना टाइम तो लगेगा, उसका कोई विकल्प मुझे भी नहीं दिखता है। एक क्वेश्चन और पूछ लूँ? बोलो बोलो। जो लोग के साथ आप रेगुलरली रहते हो, जैसे फैमिली में भी मम्मी पापा के साथ हम रेगुलरली रहते हैं, रेगुलर कम्युनिकेशन में होते हैं, पर जो थोड़े डिस्टेंस वाले रिलेशन होते हैं, फिर दोस्ती, जैसे जो कॉलेज के दोस्त है, अब वो साथ तो है नहीं, बहुत डिस्टेंस पे 2-2 3-3 साल में मिलना होता है, तो या फिर स्कूल के भी दोस्त, जैसे अगर मैं जयपुर रहती हूँ, वो लोग भिलवाड़ा में रहते हैं, तो मैं महीने में एक बार मुश्किल से मिल पाती हूँ और बात भी उतनी नहीं हो पाती है। तो वहाँ पर मैं कैसे, मतलब, और उधर एक्सपेक्टेशन अगर है उधर से ज़्यादा कि भाई थोड़ा ज़्यादा बात हो या कुछ हो, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि सब कुछ मैनेज। देखिए, मेरे हिसाब से तो इन सारी चीज़ों में अगर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है और हमसे नहीं हो सकता है, हमको बहुत क्लैरिटी के साथ अपना सिचुएशन बताने की ज़रूरत है, और उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते उसको क्लियरली बताने की ज़रूरत है, ठीक है, बताने की ज़रूरत है। और आज के तो ऐसा ही परिवेश है, आप अगर ठीक से बता देंगे तो उसकी जितनी ज़रूरत उससे पूरी हो सकती है करेगी, बाकी के लिए लोग अल्टरनेटिव अपना ढूंढ ही लेते हैं, ढूंढ ही लेते हैं। बहुत बार हमको ये भी देखना चाहिए, जो हम, मतलब मैं सिर्फ आपके केस को मैं जानता नहीं हूँ, मैं तो एक जनरल कह रहा हूँ, हम बहुत बार आज के दिन जिस फ्रेंडशिप में जी रहे होते हैं ना, वर्क प्लेस पर या बाकी जगहों पर, हमको बहुत ईमानदारी से पलट के ये भी देखना चाहिए कि कितना अफेक्शन है और कितना कंपैरिजन और उसके कारण जेलसी का भी भाव कहीं मिक्स रूप से बना हुआ है।
उसको भी हमको अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि अगर वो कंपैरिजन है, वो जेलसी है, ठीक है, वो रिएक्शन है, तो फिर कुछ बहुत काम नहीं करेगा, रिलेशनशिप बहुत काम नहीं करेगा। उसको भी खुला रख के देखना चाहिए, चाहे हमारे में हो चाहे अगले में हो। खुद में तो खुद में तो कर सकते हैं, सामने वाले में कैसे वेरीफाई करेंगे? सामने वाले में वेरीफाई कैसे करेंगे का उत्तर तो इतना ही दे सकता हूँ कि जिसके साथ हम जीते हैं उनके जीने से धीरे धीरे हमको अनुमान बनता है। जिनके साथ भी हम जीते हैं, जीते हुए धीरे धीरे हमको अनुमान बनता है। वो जो पैरामीटर्स जितने स्नेह के लिखे हुए हैं ना, वो पैरामीटर्स में जहाँ कहीं वेरिएशन दिखाई देता है, उतने के बेसिस पर अनुमान बनता है। भैया मतलब अगर एक जैसी स्थिति के बारे में ये बात कर रही है, तो अगर इतनी एक्सट्रीम स्थिति हो चुकी है, तो क्या उसमें कम्युनिकेशन को थोड़ा सा ब्रेक देना और सही निश्चित दूरी के साथ बने रहना, वो एक सही डिसीजन हो सकता है? तात्कालिक उपाय के लिए, टेम्पररी रिलीफ के लिए उसको करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से करें। मैं तो इसमें सहमत हूँ कि भाई आग में कूदना हो तो पहले अपना फायर प्रूफ जैकेट का इंतजाम कर लें। अगर लगता हो कि अपना फायर प्रूफ जैकेट ठीक नहीं है, थोड़ा रुक के पहले उसकी सिलाई कर लें, स्टिचिंग प्रॉपर कर लें, फिर कूदें। अगर ऐसे कूद गए तो अगला तो जल ही रहा है, हम भी साथ में और जलेंगे, तो उसमें हमको तकलीफ नहीं दिखती। इतना ज़रूर समझने की ज़रूरत है कि वो एक इंटरमीडिएट स्टेज है, न कि वही उपाय है। वो समाधान नहीं है, वो समाधान तक पहुंचने के लिए एक बीच की सीढ़ी है। वो ग्राउंड है जहाँ से आप आगे देर सवेर जंप कर सकते हैं, तो वहाँ तो रुकना ही पड़ेगा अगर नहीं संभल सकता है हमसे तो। इसमें मेरी एक स्थिति ऐसी है कि कंप्लेंट्स भी है और रिश्ता चलो ठीक है कि बहुत लाउड कंप्लेंट्स नहीं कर रहे, ना वो ना सामने वाला, मतलब ना सामने वाला कर रहा ना मैं कर रही हूँ ऐसा। और मतलब ऐसा है कि अब ना तो मन भी नहीं कर रहा है कि उस रिश्ते को ठीक किया जाए, बस ऐसा है कि झगड़ा ना हो या फिर जो चल रहा है ठीक चल रहा है, और अब कोई ना डायरेक्ट मेरा कंट्रीब्यूशन है ना डायरेक्ट उनका कंट्रीब्यूशन है, बट ऐसा। देखिए, एक छोटा काम जो और करना चाहिए ना, वो ये कि ये जो हार्मनी है ना इन सारे लेवल्स पर, ह्यूमन बीइंग, फैमिली, सोसाइटी और नेचर, इसको समझने के ऊपर, इस पर ध्यान देने के ऊपर अपने समय और प्रयास का एक हिस्सा लगाना चाहिए। अभी जो हम ये समाधान ढूंढने की सीधी कोशिश करते हैं ना, इसमें क्या करें, इसमें क्या करें, इसमें क्या करें, उसके लिए जो बेसिस अपने अंदर क्रिएट होना है ना, वो बेसिस तो इसी बात से क्रिएट होता है कि ह्यूमन बीइंग को, फैमिली को, सोसाइटी को, नेचर को हमने कितना समझा है। ये जो पेशेंस हम में क्रिएट होता है, ये जो ट्रस्ट या रिस्पेक्ट या अफेक्शन हम में क्रिएट होता है, वो क्रिएट होने का आधार तो यही है। वो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के ऊपर हमको अपने रेगुलर रूटीन में कुछ समय और प्रयास लगाने की ज़रूरत है। उसको जितना जितना हम करते जाएंगे ना, उतना उतना ये सॉल्यूशन सीख करने वाले एरिया में भी हमारी गति हो पाएगी। वो बेसिस के बिना अगर सॉल्यूशन ढूंढने जाएंगे ना, तो या तो हमारा कॉम्पिटेंस कम पड़ेगा या सामने वाले का कॉम्पिटेंस कम पड़ेगा और चीज़ें उलझती रहेंगी। तो किसी एक जगह पर ये ह्यूमन बीइंग, फैमिली, सोसाइटी और नेचर में जो हार्मनी है ना, इसको समझने के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने दिन के समय का कुछ समय और प्रयास निकाल करके इस पर लगाने की ज़रूरत है। हम सोचते हैं एक दिन खाना खाएंगे और पूरी ज़िंदगी भर शरीर स्वस्थ रहे, कैसे संभव है? कैसे संभव है? तो ये हार्मनी को समझने के ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। उसको जितना जितना इन्वेस्ट करते हैं, उसके साथ फिर ये सारे तरीके हमको धीरे धीरे समझ में आते हैं और हम उनका क्रिएटिव ढंग से यूज़ कर पाते हैं। बट ये समझने वाले काम को जंप करके या बाईपास करके या उसमें डेप्थ को लाए बिना जब हम सॉल्यूशंस को ढूंढने जाएंगे बिट्स एंड पीसेज में, तो स्लिप होता रहेगा कंटिन्यूअसली और पता नहीं चलेगा कि कहाँ और कैसे स्लिप हुए जा रहा है। मतलब आपके सेंटेंस को ही सुन करके अगर मैं उसको बताने जाऊँ ना, तो मैं बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ उसमें स्लिप हो रहा है।
तो फंडामेंटली इस बेसिक को समझने की ज़रूरत है। ह्यूमन बीइंग क्या है, फैमिली क्या है, सोसाइटी क्या है, नेचर क्या है, अगर उसको हम ठीक ठीक नहीं समझेंगे, हमारे अंदर अगर बहुत सारे प्री कंडीशनिंग भरे हुए हैं, बहुत सारे हमारे सेंसेशन के आधार पे डिज़ायर बने हुए हैं, और फिर हम चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहेंगे, तो हम में भी भरा हुआ है वही प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन के बेसिस पर बहुत सारा कुछ अगले में भी है, वो टकराता रहेगा कॉन्स्टेंटली। सॉल्यूशन कुछ ज़्यादा नहीं निकलेगा। अभी भी जो थोड़े बहुत सॉल्यूशन हम निकाल पा रहे हैं वो इसी बेसिस पर निकाल पा रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं हार्मनी इन दी फैमिली को, हार्मनी इन दी ह्यूमन बीइंग को समझने के ऊपर काम किए। उस डेप्थ को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे सॉल्यूशन उतने सटीकता से मिल पाएंगे। अदरवाइज वो कहीं ना कहीं टेक्निक को यूज़ करने का एक वो बन जाता है और हमको लगता है कि उसी से समाधान निकलेगा। अल्टीमेटली समाधान जो है वो तो हार्मनी को समझने और जीने के आधार पर है। तो कहीं ना कहीं कोर में इसके लिए अपने दिन भर का कुछ समय और प्रयास लगाने की ज़रूरत है। बढ़िया, मैं यहाँ पे ब्रेक करता हूँ। इस टॉपिक को हम लोग क्लोज करते हैं। लौट करके हम लोग कैरियर के मुद्दे पर, रोजगार के संदर्भ में कुछ बातों को करने का काम करेंगे।